Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Mishal Zehra. I'm a cardiologist and I'm working as a senior registrar at Civil Hospital Karachi. I welcome you all to today's episode of Tonight with Lipid Legends. Today we are honored to have a very special guest with us, Dr. Sohail Abrar Khan, who is a leading consultant cardiologist working at Tabba Heart Institute and also specializes in cholesterol and lipid management. As we all know that cholesterol plays a pivotal role in cardiovascular health and its disorders are linked with the cardiovascular diseases, that is why we have invited Dr. Sohail Abrar to share his expertise and insight to help us understand the cholesterol and its management. I welcome you to tonight's show, sir. Thank you very much. So without any further ado, I would like to begin our conversation on the cholesterol management. So my first question for the audience is that what is cholesterol? Basically हमारे यहाँ लोगों को इतनी knowledge नहीं होती कि cholesterol है क्या चीज़, उसकी कितनी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और वो किस तरह से दिल और मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ लिंक्ड होती है. So would you share some light on this? जी पहले अस्सलाम वालेकुम जो लोग भी मुझको सुन रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल जो है सब का कॉन्सेप्ट है कि बहुत बुरी चीज़ है. तो जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ की एक्सेस जो है वो बुरी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक चिकनाई है या फैट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. तो हम जो ओवरऑल देख रहे होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, वो हम टोटल कोलेस्ट्रॉल देख रहे होते हैं. एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल की अपनी इतनी वैल्यू नहीं है अनटिल के बहुत हाई हो. इसमें जो इसके फ्रैक्शंस होते हैं उसमें एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो जो है हमारे नालियों में जमा होती है खून की, और वो एक जो है वो डेंजरस टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है. एक दूसरा होता है जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो जो है आपका फेवरेबल कोलेस्ट्रॉल है. मैं लोगों को अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कहता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है. मैंने कहा एक फ़्लाइट जो है सेम एरोप्लेन दुबई से कराची आता है, उसका फ़्लाइट नंबर डिफरेंट होता है. तो अगर आपको दुबई से कराची आना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 602 में बैठेंगे, EK 602 में, और आपको कराची से दुबई जाना है तो वही प्लेन होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो फ़्लाइट 603 हो जाएगी, वो कराची से जो है वो दुबई जाएगी. तो इनका काम यही होता है ट्रांसपोर्टेशन. जो आपका LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो कोलेस्ट्रॉल लिवर से लेके आर्टरीज़ में जो है वो जाके डिपॉजिट करता है, एंड HDL जो है वो वहाँ से लेके वापस लिवर में लाता है. तो जितना HDL ज़्यादा होगा उतनी आर्टरीज़ से निकलेगा कोलेस्ट्रॉल, LDL ज़्यादा होगा उतना जाके डिपॉजिट होगा. तो एक जो है हाई डेंसिटी हमारे लिए अच्छा है, लो डेंसिटी का ज़्यादा होना बुरा है. बाकी इसके अलावा एक ट्राइग्लिसराइड जो है वो होता है जो कि एक और टाइप है. इसके अपने मसाइल हैं लेकिन ये दिल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता. ये एक वो भी डेंजरस डिजीज़ है, पैनक्रेटाइटिस, तो उसके लिए प्रिडिस्पोज करता है कि इसके लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए. तो मेनली जो है ये जो होते हैं तीन तरह के. वेरी लो डेंसिटी भी होता है कोलेस्ट्रॉल, वो इसी की एक प्रीकर्सर होता है LDL का, तो उसकी आई थिंक डिटेल्स में जाना ठीक नहीं. तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं. अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में क्यों होता है, वही अल्लाह ने बनाई है चीज़, और इसमें 70% कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिवर में ख़ुद बनता है और 30% हमारे डाइट में जाता है. तो बाज़ लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मैं एहतियात कर लूँगा खाने में, तो उससे जो है वो फ़र्क पड़ता है, बट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता. तो अब सवाल ये है कि अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई है तो भाई ऐसी बेकार नुकसान के लिए तो नहीं बनाई. तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक एसेंशियल चीज़ है. हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है. बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल्स बनते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं. हमारे जो हाजमे का निज़ाम है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. तो कोलेस्ट्रॉल बेकार चीज़ नहीं है, काम की चीज़ है, लेकिन वही है कि एक हद तक उसको जो है फ़ायदा है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नुकसान करता है, ख़ास तौर से अगर LDL बढ़ा हुआ है. सर जैसा कि आपने बताया कि LDL इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और सर इसके ऊपर थोड़ी आप रोशनी डालेंगे कि दिल की बीमारी में इसकी कितनी मिकदार होती है जो दिल की बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होती है, या फालिज का अटैक, या जैसे लोगों को पैरों की शरियानों में भी बीमारी आ जाती है, तो इसमें से इसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए नॉर्मली, और किस मिकदार के आगे बढ़ के जो है हमें इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है? तो डिपेंड करता है कि मरीज़ को और क्या मसाइल साथ में हैं. अगर किसी को और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, दिल की बीमारी या फालिज का या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है वो नहीं है, तो उसके लिए फिर जो कट ऑफ होता है जिसको हम कहते हैं कि 190 LDL हो, तो उस पर जो है आपको फिर ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है, और उससे पहले जो है आप पहले डाइट एंड एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं. लेकिन अगर किसी को जो है फालिज हो चुका है, या किसी को जो है वो हार्ट अटैक पहले हो चुका है, या आजकल एक टेस्ट हम लोग करते हैं जो है कैल्शियम स्कोर का,
तो जो पेशेंट में रिस्क ज़्यादा होता है, कैल्शियम स्कोर हाई है, जिसका मतलब कि आपको दिल की बीमारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे लोगों में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खासा कम रखा जाता है। डिफरेंट गाइडलाइंस आई, पहले कहा कि 100 से नीचे ठीक है, फिर कहा 70 से नीचे ठीक है, और अब यूरोपियंस कहते हैं 55 से नीचे ठीक है। तो ठीक नीचे है, कितना नीचे है ये अभी तक कोई लोअर लिमिट डिफाइन नहीं है। सर इसी तरह गाइडलाइंस हमें और क्या बताती हैं कि जो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी दिल की बीमारी हो चुकी है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या किसी को फालिज हो चुका है, तो उनमें हमें, जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि कम से कम बेहतर है, लेकिन कोई ऐसी नई चीज़ है गाइडलाइंस में कि हम इसके साथ कोई और दवाइयाँ भी यूज़ करें और मज़ीद कम करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आप हमें दवाइयाँ तो बहुत अच्छी इस वक्त मौजूद हैं, आ गई हैं। डाइट एंड एक्सरसाइज हर दवा के साथ एसेंशियल है, उसके अपने फ़ायदे हैं, वो करना चाहिए। जो कॉमनली यूज़ जो है वो दवाएं हैं जिसको हम स्टैटिन कहते हैं, और उसमें जो है अटोरवास्टैटिन और रोज़ोवास्टैटिन जो है वो करंटली जो यूज़ हो रही हैं। एंड ये जो है हम इनको हाई इंटेंसिटी जो है ना स्टैटिन कहते हैं, इसलिए कि ये ज़्यादा डोज में ट्रायल्स में यूज़ हुई हैं और इनका जो है वो बेनिफिट जो है मिला है। लाइक अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम तक सेफ़ यूज़ हुई है, एंड जो है रोज़ोवास्टैटिन 40 मिलीग्राम तक सेफ़ यूज़ हुई है। तो अब जहाँ भी हम बात करते हैं कि हमने हार्ट अटैक हो गया है या फालिज हो गया है, तो ये दो मेडिकेशन है जो यूज़ करते हैं। इसमें यही है कि इनका कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी बहुत सारे इनके असरात हैं हमारी बॉडी की वेसल्स के ऊपर, जिससे जो है ये हार्ट अटैक और फालिज को कम करती हैं। तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम कर देना, अगर किसी और चीज़ से हम कर लें तो उसके अलावा भी इनके फ़ायदे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें फैमिलियल जो है टेंडेंसी होती है एलडीएल ज़्यादा होने की, तो उनमें जो है फिर ये दवाएं मैक्सिमम डोज पे भी इतना हमारा लेवल अचीव नहीं कर रही होती हैं। तो फिर एक ड्रग अभी अज़ीटामाइब है जो कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन आपकी इंटेस्टाइन से कम करती है, तो वो यूज़ होती है। और उसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर अंदर बनता है, तो उसमें अंदर बनने में एक जो है वो सर्कुलेशन होती है कि लिवर से जो है वो बाइल में गट में आता है, और गट से जो है दोबारा एब्जॉर्ब होकर फिर बॉडी में चला जाता है। तो ये उस कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन भी रोकती है, तो जिसकी वजह से ये इफ़ेक्टिव है। और मोस्टली जो है अगर हम टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे हैं हाई डोज स्टैटिन से, या बाज़ औक़ात कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर रहे होते हाई डोज, तो उसमें जो है हम इसके कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इतना काफ़ी होता है, लेकिन ये कि रेयरली जो कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के फैमिलीज़ में हाई कोलेस्ट्रॉल है, जैसे अभी मेरा एक कुलीग से बात हो रही थी कि उसका 400 उसकी पेशेंट का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, तो वो लिमिटेशन थी। और अब से कुछ अरसे पहले तक हमारे पास कोई बहुत अच्छी मेडिकेशन नहीं थी, लेकिन अब जो है मेडिकेशन जो है वो दुनिया में अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। और उसमें जो है वो PCSK9 इनहिबिटर्स कहते हैं, एंड ये इनक्लेस्ट्रान के नाम से है, बहुत अच्छी मेडिकेशन है। और ये इनक्लेस्ट्रान तो आपको जो है महीनों में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और वो कंट्रोल रखती है, लेकिन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियसली जो था, जब काफ़ी दिन पहले देखा था, तो इनक्लेस्ट्रान का एक इंजेक्शन जो है वो $2000 का था, और हमारे डॉलर के रेट के हिसाब से आप लगा लें कि आपको अगर 6 महीने में भी लगाना है तो कितनी कॉस्ट होगी। तो चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, सेफ़ हैं, हमारे पास डाटा मौजूद है, अवेलेबिलिटी का इशू है और कॉस्ट का इशू है। आई होप कि फ्यूचर में कॉस्ट कम होगी, हमारे पास भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। सर आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस इन कंट्रोलिंग द लिपिड लेवल्स ऑफ पेशेंट के पेशेंट की कंप्लाइंस कैसी होती है मेडिकेशंस के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ? देखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे मुश्किल काम है। हर मरीज़ कहता है कि गोली दे दो, और गोली जो है खाने में हर मरीज़ की जान जाती है। वो यही कह रहा होता है कब तक खाना है और कब इसको छोड़ूं। तो मैं कहता हूँ भाई जब तक ठीक रहना है, जब तक खाना है। तो फिर कहता है कि मेरा ये हमारे डॉक्टर से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा आपने टैबलेट शुरू की, कोलेस्ट्रॉल जो है रेंज में, कंट्रोल रेंज में आया, तो वो डोज कम कर देते हैं और मरीज़ यह दवा बंद कर देता है। तो उसको मैं यही समझाता हूँ कि भाई हमने डिज़ीज़ को क्योर नहीं किया, कंट्रोल किया है। तो उनको कहता हूँ कि हमने शेर को पिंजरे में बंद करके इस गोली का ताला लगाया हुआ, जैसे ही आप इसको खोलेंगे वो शेर फिर बाहर आ जाएगा। तो ये बड़ा होता है। फिर हमारे यहाँ एक फ़ियर है ड्रग से कि मरीज़ को कुछ भी हो जाए, वो कहता है कि दवा से हुआ है, और वो फिर जो दवा खुद ही बंद कर देगा या कम कर देगा, और उसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो बॉडी एक्स जो है ना, जिससे लोग जो हैं, बॉडी एक्स बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, वैसे भी होते हैं। और जो है अगर वो स्टैटिन खा रहा है तो डॉक्टर भी और पेशेंट भी, वो ब्लेम पहले सबसे पहले स्टैटिन पे आता है, और वो उसको छोड़ देते हैं या डॉक्टर डोज कम कर देता है। तो सबसे ज़्यादा है कि परसेप्शन लोगों का, एक तो ड्रग नहीं खानी, ड्रग खानी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, और कुछ भी हो जाए तो इसकी वजह से हुआ है।
और कुछ लोगों का ये भी मरीज़ों का होता है कि फ़ैट कम हो गई, मेरा वज़न कम हो गया है, तो जो है मैंने स्टैटिन कम कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, अल्दो के बहुत सेफ़ मेडिकेशन है। जो मसल प्रॉब्लम है बहुत रेयर है, लिवर पे इफ़ेक्ट बहुत रेयर है, और उसको हम पीरियोडिकली चेक करते रहें तो जो है उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो नहीं आते। मरीज़ बहुत परेशान होते हैं, मैं एग्जांपल्स बहुत दे रहा होता हूँ लोगों को, तो मैं अपनी मरीज़ को पूछता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? मैं कहता हूँ बताओ घर में छुरी है? कहता है हाँ। मैंने कहा साइड इफ़ेक्ट है? कहता हाँ। तो मैंने कहा क्यों रखी हुई है? कहता ज़रूरत है। तो मैंने कहा साइड इफ़ेक्ट जब है जब बच्चे के हाथ पे दे दोगे, अगर आपके हाथ में तो साइड इफ़ेक्ट कम है, फ़ायदे ज़्यादा है। सिर्फ ड्रग मेरे हाथ में है तो साइड इफ़ेक्ट कम है, फ़ायदे ज़्यादा। अगर खुद से खेलना शुरू हो जाओगे तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। तो फिर अक्सर लोगों को इस तरह से बात समझ आ जाती है। तो सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को गाइड करें कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कि इस पे ऑल्दो कि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है तो इसलिए इसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, मतलब इस पर स्टडीज़ नहीं होती। उसके बावजूद जो हैं वो स्टडीज़ मौजूद हैं कि इसका कितना फ़ायदा है। इसमें जो लाइफस्टाइल में जो है मेनली आपकी एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी आती है और आपकी डाइट आती है, और ये जो है दोनों लिंक्ड हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारी जो है जनरेशन में चेंज हो गई हैं। हमारी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है कम हो गई है, और हमारी जो है डाइट जो है वो ज़्यादा कैलोरीज़ एंड फैट रिलेटेड एंड कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड चीज़ें बढ़ गई हैं, और इसी कम्बिनेशन की वजह से हमारे जो है वो यहाँ पे हार्ट डिज़ीज़ जो है वो इवन वेस्ट से ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ हमारे पास हो गई है। अब मुश्किल काम है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इरादा कर लें और जो है उस पर कायम हो जाएं, तो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि अगर आप करना शुरू हो जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो एडिक्ट हो गए हैं, उनका इसके बगैर, मेरे अपना बेटा और मेरी बहू है जो कि इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो ये कि अगर आप एक दफ़ा हिम्मत करनी है, पहले एक दफ़ा आपने शुरू कर लिया, ग्रेजुअली बढ़ाएं और एक ख़ास उस पर लेके आएँ, और फिर आपको आदत हो जाती है, फिर आप करते रहते हैं। लेकिन अगर सोचते रहें कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तो थका हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप थके हुए भी हैं और अगर आप वॉक कर लें तो आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, और बहुत बेनिफिट है। सिर्फ इसका बेनिफिट नहीं है कि आपके कार्डियक बेनिफिट है, आपके वेट का, आपके कोलेस्ट्रॉल के अलावा ब्लड शुगर का, और आपके इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी जो हैप्पीनेस के हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं, तो आप ज़्यादा जो है वो पुरसुकून होते हैं। अगर आप स्ट्रेस होता है वो रिलीफ़ करता है। तो हमें लोगों को जो है थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर काम करें। दूसरा जो है हमारा डाइट का पोर्शन है। डाइट में वही है कि या तो लोग ये करते हैं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं और ये फाका करना शुरू कर देते हैं और या फिर जो है वो किसी चीज़ पे अमल नहीं करते। तो उसमें जो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये बॉडी हमारी इतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर अल्लाह ने बनाया है कि अगर आप खाना कम कर देंगे तो ये अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो कर लेगा और आपका वेट नीचे नहीं गिरने देगा। तो इसीलिए एक वो चीटिंग डाइट का भी है कि हफ्ते में एक दिन चीट करो तो ये समझेगा नहीं अभी आ रहा है तो स्लो ना हो। लेकिन ये कि डाइट में बैलेंस डाइट ही है ना, उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो उसमें अगर आप एक्सेसिव फ़ैट्स ले रहे हैं, ख़ासतौर से एनिमल फ़ैट्स ले रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सॉल्ट पोर्शन जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये हेल्दी लोगों में अगर पोटेशियम साल्ट से कोई रिप्लेसमेंट कर लें तो उसके भी स्ट्रोक रेट, अभी बड़ी चाइनीज़ स्टडी आई 25% रिप्लेस किया था तो स्ट्रोक रेट्स कम हो गए। तो सॉल्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका वेट बढ़ाते हैं, इसलिए कि सारा कन्वर्ट हो जाता है बॉडी फैट में। प्रोटीन्स जो हैं हेल्दी चीज़ें, ख़ासतौर से वाइट प्रोटीन, फ़िश प्रोटीन, और जो वेजिटेबल प्रोटीन्स है जैसे बीन्स वगैरह हैं, तो इसको अपनी डाइट में जो है वो बढ़ाना चाहिए। और जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसके पोर्शंस होने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ जल्दी में भी होते हैं, कुछ आजकल तो ये जो फूड डिलीवरी सिस्टम है इसने तो बिल्कुल घरों से ये ख़त्म ही कर दिया है। वो तो एक ऑर्डर करें और जो है वो हाजिर है और उसके बाद आपने खाना है उसको। तो ये सारी हमारी हैबिट्स बहुत बुरी हैं और इसके आगे जाके बुरे असरात होते हैं, और ये पेरेंट्स की तरफ से होता है। हमारे यहाँ तो बच्चों को भी यही खिलाते हैं, तो वो उनकी हैबिट यही होती है। पेरेंट के शुरू से होता है कि हाथ डालें। मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप कर लें, लाइक मैंने अपनी डाइट चेंज की है और आई थिंक फरवरी 2010 से की है, और मैं उस पर जो है वो कायम हो के, जैसे दिन भर में मैं एक रोटी खाता हूँ तो हैरान होते हैं मेरे मरीज़ के भाई आप बाकी क्या करते हैं। तो अब कर लें आप, हो जाएगा बिल्कुल। से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था वो ये कि लिपिड स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि यूजुअली जब तक कोई बीमारी नहीं होती लोग अपने लिपिड लेवल्स चेक नहीं कराते। तो ये किस एज से हमें लिपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए है, किस एज से लोगों को अपने लिपिड चेक कराना चाहिए और कितने फ्रीक्वेंटली इनको रिपीट करवाना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, और कुछ ये है हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, कुछ हमारे
कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन जो लोग कॉस्ट का नहीं है वो भी नहीं करते। 20 ईयर्स में तक जो है कम से कम जो है एक दफ़ा आपका कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल जो है वो हो जाना चाहिए, और उसमें जो है फिर आप देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है तो एवरी 5 ईयर्स पे रिपीट करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट एंड एक्सरसाइज है या कोई मेडिकेशन है, तो फिर उसके बाद ये यूजुअली हम 4 to 6 मंथ्स देते हैं, एंड फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि हमने डाइट एक्सरसाइज पे रखा है तो वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमने ड्रग पे शुरू किया है। तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, कंट्रोल देखना होता है और साइड इफ़ेक्ट के लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं। एंड अगर जो है हमने किसी ड्रग पे रखा हुआ है, हम डोज ड्रग चेंज नहीं कर रहे, तो यूजुअली हम साल में एक दफ़ा करते हैं, लेकिन अगर हम डोज चेंज करें या ड्रग चेंज करें या साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर मोर फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। Thank you so much, sir, for sharing your expertise and insight. As we talked to Dr. Sohail Abrar, we learned a lot of things. सबसे important चीज़ ये है कि know your numbers. अपने lipid levels check कराएं, screening कराएं। 20 साल या 20 साल से ऊपर की उम्र है आपकी तो एक दफ़ा अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप किसी दवाई के ऊपर हैं या आपको दिल की बीमारी है और आप दवाई खाते हैं तो बग़ैर डॉक्टर के बताए हुए अपनी दवाई ख़ुद से बंद ना करें। जैसा कि सर ने कहा कि शेर को हमने पिंजरे में बंद किया है, उसको जो है हमने जड़ से ख़त्म नहीं किया है बीमारी को, तो इसीलिए हमें जो है वो अपनी चीज़ों को डॉक्टर से रुजू करके कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि हम अपनी बीमारी को आगे चलने दें और उसको कंट्रोल ना करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो योर नंबर्स, you should control your lipid levels, lifestyle modification is very important, you should exercise daily and enjoy a balanced, healthy life. We wish you all a heart healthy life ahead and thank you for today.